बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 610 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर लेक्चर के अंदर से 10 यूनिक MCQ कवर करवाए जाएंगे, प्लस आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो इस पूरी पोर्टल को करने के बाद स्टूडेंट्स आपको हैंडआउट से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं, लेक्चर सुने। मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप SDG इनसाइट के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर को सुने और यहाँ पर आकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक लफ्ज़ भी हैंडआउट से करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, MCQ थे, वो मैंने यहाँ पर एम्बेड कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे ये बाय करना चाहते हैं, इस पोर्टल की प्राइस आपके पास 800 है। जो मेरी कंप्लीट वीडियो देखेगा और मेरी प्लेलिस्ट भी जिसने देखी होगी, उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, हम देख लेते हैं कि ATM यूज़ करता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में आई होती हैं। देखिए, अब आपने पढ़ा होता है हैंडआउट, ठीक है। हैंडआउट के अंदर इतनी ज़्यादा लाइंस होती हैं और एक ही चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी लेक्चर नंबर 19 को आप खोलेंगे ना, तो ATM बार-बार उसका ज़िक्र आ रहा है, तो बच्चे को समझ ही नहीं आती कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। तो सिर्फ़ आपने यहाँ पर क्या याद रखना है कि ATM यूज़ करता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को, और किसके साथ यूज़ करता है? वर्चुअल चैनल्स को। और वर्चुअल चैनल्स की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होती है VC, जिसको आप किससे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? VPI से, क्योंकि हमारा जो VPI है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 8 बिट्स, जबकि हमारे VCI की वैल्यू क्या होती है? 16 बिट। तो यहाँ पर आपके MCQ भी कवर हो जाते हैं और आपका ATM के हवाले से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी कवर हो जाता है। MCQ कैसे कवर हुआ कि ATM कौन सी टेक्नोलॉजी को या कौन से सर्विस को यूज़ करती है? तो आपको पता चल गया कि कनेक्शन ओरिएंटेड को यूज़ करती है। और किसके साथ यूज़ करती है? वर्चुअल चैनल्स के साथ यूज़ करती है। और ATM के वर्चुअल चैनल्स को, VCs को हम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? VPI 8 बिट्स एंड VCI 16 बिट से हम इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पर टेबल है हमारे ATM सेल फॉर्मेट्स का। तो यहाँ पर देख सकते हैं VCI फर्स्ट 4 जो हमारे पास बिट्स होती हैं, वो फ्लो कंट्रोल बिट्स होती हैं, और VCI की जो फर्स्ट 4 बिट्स होती हैं, वो VPI की लास्ट 4 बिट्स बन जाती हैं, ठीक है। और हमारी जो VCI होती हैं, उसकी जो 8 मिडल बिट्स होती हैं, जबकि VCI की जो 4 लास्ट बिट्स होती हैं, वो पेलोड या टाइप या फिर प्रायोरिटी के लिए यूज़ होती हैं, एंड साइक्लिक रिडंडेंसी के लिए यूज़ होती हैं। और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 48 डेटा ऑक्टेट यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर बिल्कुल शुरू के अंदर आपके पास एक बटन होता है। आई थिंक मैंने यहाँ पर एम्बेड नहीं किया। चलिए, यहाँ पर वो बटन नहीं है। हम कोशिश करते हैं खुद से MCQ सॉल्व करने की। देखते हैं मुझे कितना याद है। काफ़ी टाइम हो गया आपकी सीरीज़ रिकॉर्ड किए। चलें जी, तो व्हाट पैराडाइम डज़ ATM नेटवर्किंग फॉलो? तो कौन सी पैराडाइम यूज़ करते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेशन की। नीचे आप इसका कंसेप्ट देख सकते हैं। द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडाइम फॉर नेटवर्किंग इज सिमिलर मैनर इन द टेलीफोन यूज़। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ATM किसके सिमिलर होता है? बिल्कुल हमारे टेलीफोन्स की से सिमिलर होता है। कनेक्शन इन ATM आर फॉर्मली कॉल्ड। तो हमारे जो कनेक्शंस होते हैं, हम उनको वर्चुअल चैनल्स कहते हैं। हाउ मैनी बिट कॉन्स्टिट्यूट द वर्चुअल पाथ इंडिकेटर? तो VPI के लिए हमारी कितनी बिट्स यूज़ होती हैं? VPI के लिए हमारी 8 बिट्स यूज़ होती हैं। ये मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कहीं पर आपका MCQ गलत हो जाता है ना, तो आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ नीचे आपको कंसेप्ट भी मिल जाता है और आपका जो करेक्ट MCQ होता है, वो खुद ही मार्क भी हो जाता है। हाउ मैनी बिट कॉन्स्टिट्यूट द वर्चुअल चैनल इंडिकेटर? वर्चुअल चैनल इंडिकेटर हमारी कितनी बिट्स को लेता है? 16 बिट्स को लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ इनकमिंग सेल VPI VCI विद डिफरेंट VPI एंड VCI। तो जब हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेबल रीराइटिंग, ठीक है। हम लेबल को रीराइट कर रहे हैं। परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स आर स्टैटिकली कन्फिगर्ड यूजिंग
प्रोसेस, किस प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम उसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्रोविजनिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। देखें, द फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री फॉर परमानेंट वीसी आर स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड एंड द टर्म यूज्ड बाय टेल्को फॉर दिस इज़ द प्रोविजनिंग। और ये सेम लॉजिक आपके हैंडआउट से पिक किया है। इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी प्रोविजनिंग की डेफिनेशन के लिए। सिंपल सी आपके पास प्रोविजनिंग की डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है, जिसको याद करनी है वो कर सकता है, बट ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपके एमसीक्यू का ही है, शॉर्ट लॉन्ग का नहीं है। डायनेमिक इस्टेब्लिश कनेक्शन इन एटीएम आर कार्ड, जो डायनेमिक कनेक्शंस होते हैं एटीएम्स के अंदर उनको हम क्या कहते हैं? तो डायनेमिक हमारे कनेक्शन को हम एसवीसी कहते हैं, यानी कि हमारे स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है। हमारे जो स्टैटिक परमानेंट होते हैं ना वो वीसीज होते हैं, ठीक है, और हमारे जो स्टैटिक होते हैं ना वो एसवीसी होते हैं, यानी कि हमारे स्विच्ड वर्चुअल सर्किट्स। देखिए मैंने आपको ये पूरा लेक्चर पढ़ाया हुआ है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। जब आप इस तरह के माहौल के अंदर तैयारी करके जाते हैं ना, आप इस तरह से अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हैं, इस तरह से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, तो फिर आपको वो पेपर अजीब-अजीब नहीं लगता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है। ये जो मैं पेपर बनाती हूँ, ये 100% वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली होता है। तो जब हम इस एनवायरनमेंट के अंदर पहले से खुद को प्रिपेयर करके जाते हैं, तो फिर आपको वो पेपर देखा-देखा लगता है, ठीक है? आपको वो आता भी होता है। और अगर आप ये बड़े-बड़े हैंडआउट्स पढ़ के जाएँगे, नो डाउट पेपर हैंडआउट से आता है, नो डाउट के आपके लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट स्टूडेंट आप खुद को इस तरह से जब प्रिपेयर करते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स भी हैं। कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन होती है रादर देन यूजिंग द नेटवर्क। तो नेटवर्क के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या अबाउट द नेटवर्क जब हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्नलिंग, ठीक है? हमारे सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नलिंग, ठीक है? द टर्म सिग्नलिंग इज यूज टू डिस्क्राइब, ठीक है, कम्युनिकेशन अबाउट द नेटवर्क। विच क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशन इज यूज फॉर टिपिकल डेटा एप्लीकेशन वेयर डेटा रेट इज़ नोन एज ब्रस्टी। तो जहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो ब्रस्टी हो जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई थिंक अपनी आर्बिट्रेटरी, जी हाँ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं अवेलेबल बिट रेट को इज़ यूज फॉर द टिपिकल डेटा एप्लीकेशंस। और ये जो चीज़ है डायरेक्टली आपके हैंडआउट से आई है। यहाँ पर एक और चीज़ भी अगर हम एक्सपीरियंस करें, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ये हैंडआउट है, वही हाईलाइटेड हैंडआउट जो मैंने आपको यूज़ करवाया था। अभी स्क्रॉल ये देखें, बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन जब आप इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर मेरी भी व्हाट्सएप खुली हुई है, मे बी आपके यहाँ पर कोई सोशल मीडिया ऐप खुली हो या फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रहे हो ना, तो आपको बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है स्टडी करना। तो जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, तो देखिए डिफरेंट कलर्स हैं और आपके सामने एक टेस्ट के हमारे पास शेप में है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास है विच QoS इज यूज फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो एंड वीडियो। तो कंप्रेस्ड ऑडियो और वीडियो के लिए आप किसको यूज़ करते हैं? VBR को, यानी कि वेरिएबल बिट रेट, क्योंकि हमारी जो ऑडियो वीडियो होती है उसका रेट वेरिएबल होता है। अब देखिए आपकी डिफाइन प्रोविजनिंग इन अ टेक्स्ट ऑफ पीवीसी, तो आपने पीवीसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोविजनिंग को डिफाइन करना है। तो फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सिंगल, इसको मैं हाइड नहीं करती ताकि आप देख सकें इसको। चले जी, यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अ सिग्नलिंग इन एटीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया है कि जो सिग्नलिंग होती है वो डिस्क्राइब करती है हमारे कम्युनिकेशन को। इट यूजेस रिजर्व्ड VPI एंड VCI वैल्यू, सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन विद द डेटा सेल। तो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर्स के अंदर कवर करवाई हुई हैं। आप जब लेक्चर सुनकर आएंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी हो जाएंगी और आप 1 मिनट के अंदर ये पूरा लेक्चर तैयार कर लेंगे। लिस्ट 3 ATM QoS स्पेसिफिकेशन। तो 3 ATM QoS स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? फॉर द शॉर्ट आपकी CBR होती है, CBR स्टैंड फॉर कांस्टेंट बिट रेट, और नेक्स्ट होता है आपके पास वेरिएबल बिट रेट यानी कि VBR एंड अवेलेबल बिट रेट। और ये किसके लिए यूज़ होती हैं ये भी आपने पढ़ लिया है। वेरिएबल बिट रेट आपकी ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ होती हैं, जबकि
आपकी जो अवेलेबल बिट रेट होती है वो ब्रस्टी जो आ जाता है ना हमारे पास डेटा, उसके लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपने प्रोसेस लेबल री राइटिंग का एटीएम्स के अंदर। तो ये किस तरह से होता है, एज सेल अराइव एट एटीएम स्विच, जब एटीएम स्विच के ऊपर एक सेल आता है, देयर वीपीआई वीसीआई इज मॉडिफाइड यूजिंग अ फॉरवर्ड टेबल। तो आप उसके वीपीआई और वीसीआई को एक फॉरवर्डिंग टेबल से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर द एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। द टेबल इज इंडेक्स्ड बाय इनकमिंग सेल वीपीआई वीसीआई। तो आपका जो टेबल होता है उसको आप इंडेक्स करते हैं बाय इनकमिंग वीपीआई वीसीआई से, yielding a new VPI VCI for the next leg। तो उससे क्या होता है कि जब आप अपकमिंग का आपके पास इंडेक्स आ जाता है तो फिर आप उसके नेक्स्ट लेग यानी कि उससे भी नेक्स्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप एक के अंदर 2 प्लस करते हैं तो 3 आ जाता है, फिर आप एक के अंदर 3 प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है, यानी कि आप इसी तरह नेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस रिप्लेसमेंट, तो ये जो रिप्लेसमेंट होती है उसको हम कहते हैं लेबल री राइटिंग, मेकिंग अ एटीएम लेबल स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, और ये क्या करती है, एटीएम के लेबल स्विच सिस्टम को बना देती है। डिस्क्राइब द steps required to establish an SVC। तो SVC के लिए कौन से स्टेप ज़रूरी होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। कंप्यूटर, यहाँ पर देखें कि कंप्यूटर सेंड करता है कनेक्शन रिक्वेस्ट टू अटैच अ स्विच। पहला स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप के अंदर कंप्यूटर फाइंड करता है नेटवर्क पाथ को और फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट को। नंबर 3 पर क्या होता है कि स्विच कम्युनिकेट करता है कि उसने किस वीसीआई वीपीआई टेबल को यूज़ करना है। नंबर 4 के ऊपर क्या होता है कि डेस्टिनेशन रिप्लाई करती है, मैसेज इज सेंड बैक एंड ओरिजिनेटिंग कंप्यूटर इंडिकेटिंग SVC रेडी। तो फिर क्या होता है, हमारा जो डेस्टिनेशन होती है रिप्लाई करती है कि SVC रेडी है। इफ़ रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हो जाए तो एरर मैसेज क्या होता है, रिटर्न कर जाता है। अब लेक्चर नंबर 20 है आपके पास, हमारे पास बल्कि पहला इसका जो हमारे पास कोर कंसेप्ट है कि एटीएम चूज फिक्स साइज सेल फॉर स्पीड एंड सिंपल मेमोरी अरेंजमेंट। तो हमारा जो एटीएम स्विच चूज करती है फिक्स्ड साइज सेल को, किसके लिए, स्पीड के लिए और सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। नेटवर्क आर कैटेगराइज्ड इनटू प्राइवेट। अब नेटवर्क को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, इनटू प्राइवेट लैन के थ्रू भी हम कर सकते हैं और प्राइवेट कैरियर यानी कि हमारे कॉमन कैरियर के थ्रू भी नेटवर्क को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट MCQ भी हैं स्टूडेंट्स के, हमारे एटीएम किसको चूज करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और नेटवर्क की कितनी कैटेगरीज हैं और कौन कौन सी हैं। वाई डिड ATM डिजाइनर चूज सेल ओवर वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। तो उन्होंने सेल को ही यूज़ क्यों किया वेरिएबल लेंथ पैकेट्स की बजाय, क्योंकि हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो हमारे जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर इजी हो जाती है बनिस्बत वेरिएबल लेंथ पैकेट्स के। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि सेल्स आर नॉट वेरिएबल लेंथ। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि बस इतना सा कंसेप्ट है लेक्चर नंबर 20 के अंदर, तो बच्चे नहीं, यहाँ पर जो नीचे चीज़ें आपको दी गई हैं ये भी आपका कंसेप्ट है। यहाँ पर देखें, ये सेम वही चीज़ें आप हैंड आउट खोल कर देख लें, सेम वही चीज़ें हैं मैंने पढ़ाई हुई हैं आपके हैंड आउट से। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए थोड़ी फ्रेगमेंटेशन करके दी है, आपको एक सीक्वेंस बना के दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाली जो लाइन है ये किसके साथ रिलेट कर रही है, इसका जो कंसेप्ट है ये हमने किसके साथ पढ़ना है और किसके साथ हमने इसको रीड आउट करना है। सेल्स आर नॉट वेरिएबल लेंथ एंड मेमोरी मैनेजमेंट फॉर देम इज सिंपलर। ठीक है, जब हमारे सेल्स वेरिएबल लेंथ के नहीं होते और हैंडलिंग वेरिएबल लेंथ पैकेट लीड्स टू द मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। और जब आप हैंडल करते हैं वेरिएबल लेंथ के पैकेट्स को तो हमारी मेमोरी क्या कर जाती है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। वेरिएबल लेंथ पैकेट्स रिक्वायर हार्डवेयर टू अकोमोडेट द। तो हमारी जो वेरिएबल लेंथ पैकेट्स होते हैं उनको हार्डवेयर चाहिए होता है, क्या चीज़ अकोमोडेट करने के लिए, एवरेज पैकेट्स को नहीं, लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट। देखिए, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स रिक्वायर हार्डवेयर टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट पॉसिबल पैकेट्स टू डिटेक्ट द एंड। व्हाट इज द टिपिकल स्पीड ऑफ ATM स्विच पोर्ट। तो हमारे इसकी जो टिपिकल स्पीड होती है दैट इज हमारे पास ऑक्टेट 155 MBs आर हायर, इससे भी हायर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ द ATM। तो हमारा ATM का क्रिटिक क्या होता है कि सेल टैक्स कंज्यूम 10% ऑफ द नेटवर्क कैपेसिटी। अ नेटवर्क ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी
सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए जो नेटवर्क होता है दैट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क। मल्टीपल प्राइवेट लैन इन अ बिल्डिंग लिंक टुगेदर आर कॉल्ड। तो मल्टीपल लैंस जो कनेक्टेड होते हैं हमारे एक बिल्डिंग के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट। यहाँ पर देख भी सकते हैं दे कैन बी मल्टीपल लैन, ये मल्टीपल लैन होते हैं जो कनेक्ट भी होते हैं building our campus together, they are called intranet. Who is responsible for all network management in private network? तो private network के अंदर कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स ऑन इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इक्विपमेंट्स को क्या करती है, इक्विपमेंट्स को बाय करती है, हायर करती है स्टाफ्स को, एंड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, फॉर ऑल नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। नेटवर्क ऑपरेट बाय कॉमन कैरियर। अब हमारे जो नेटवर्क ऑपरेटर जैसे अब हमारे टेलीफोन कंपनीज है ना, तो इसके लिए हमारे पब्लिक नेटवर्क्स ही होते हैं। जैसे अब हमारे पास टेलीफोन सर्विस है, हमारा इंटरनेट है, तो ये तमाम चीज़ें। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट नेटवर्क? तो प्राइवेट नेटवर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस तो यही होता है कि बड़ा एक्सपेंसिव होता है उसको इंस्टॉल करना। जाहिर सी बात है, आप अपने लिए इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं तो आप उसको मेंटेन करना और उसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क? तो प्राइवेट नेटवर्क ये है कि सारा का सारा जो टेक्निकल डिसीजंस होते हैं उसको आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो तमाम पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर भी आपका अपना कंट्रोल होता है। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 रीजंस व्हाई एटीएम यूज सेल इंस्टेड ऑफ पैकेट्स। तो 1 मिनट के लिए ये सोचें ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और आपने हैंड आउट से पढ़ा तो हुआ है, लेकिन रीजंस क्या हैं नहीं आ रहा समझ। तो जब आप एग्जैक्टली ऐसे याद करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट पहली रीज़न है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो फिक्स सेल की होती है वो सिंपलर होती है, जिससे हमारी फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हो जाती है। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो हमारी जो फिक्स्ड लेंथ सेल्स होते हैं वो हमें ज़्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर करते हैं बजाय हमारे वेरिएबल लेंथ पैकेट्स के। डिफाइन अ प्राइवेट नेटवर्क। तो प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? आर नेटवर्क ऑन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आर कंपनी ऑपरेटिंग ऑटोनोमियस फ्रॉम अदर नेटवर्क। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो एक कंपनी अपने लिए बना रही होती है और उसको हम इंट्रा नेट के क्लोजली होता है, जैसे एक लैन हम बना लेते हैं ना, और पब्लिक नेटवर्क ये जो हम यूज़ कर रहे हैं हम जिसके सब्सक्राइबर्स होते हैं किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो क्रिटिक एटीएम टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द हैंड आउट। तो हमारे पास जो एटीएम है ना वो मोर एक्सपेंसिव है हमारे लैन हार्डवेयर से। कनेक्शन सेटअप टाइम में भी एक्सक्लूसिवली शॉर्ट कम्युनिकेशन, जो हमारा कनेक्शन होता है ना वो शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए होता है। और हमारे जो सेल का टैक्स है कंज्यूम 10% ऑफ द नेटवर्क कैपेसिटी। तो हमारा 10% कैपेसिटी तो हमारे सेल के टैक्स के लिए चली जाती है। एंड ब्रॉडकास्ट इज़ इनएफिशिएंट, क्योंकि और ये भी एक है कि हमारी जो ब्रॉडकास्ट होती है ना वो इनएफिशिएंट होती है। मस्ट बी स्टिमुलेटेड बाय सेंडिंग टू ईच कंप्यूटर सेपरेटली। तो क्या होता है इससे कि हमारा जो ईच कंप्यूटर को सेपरेटली सेंड करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर तो हम एक ही बार सेंड कर देते हैं। और एटीएम आल्सो मिनिमम प्रोविजन फॉर इंटर ऑपरेशन विद अदर टेक्नोलॉजीज़। तो हमारी एटीएम का नुकसान ये भी है कि हमारी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ना ये उनके साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट भी नहीं करती। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट नेटवर्क। तो पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं? पब्लिक नेटवर्क आर फ्लेक्सिबल। हमारे पब्लिक नेटवर्क फ्लेक्सिबल होते हैं बट लेक इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी कि हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं या फिर हमारी प्राइवेसी होती है उसके ऊपर हमारा कम कंट्रोल होता है, और ना ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं उसके हम ओनर खुद होते हैं, तो हमारा उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होता है। उसके ऊपर जो भी टेक्निकल डिसीजंस होते हैं या पॉलिसीज़ होते हैं हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होता है और इसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 21।
लेक्चर नंबर 21 का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वीपीएन्स। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे प्राइवेट नेटवर्क्स, तो वीपीएन्स हमारे प्राइवेट नेटवर्क की टाइप होती है और इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को कंबाइन करते हैं। तो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क इज कॉल्ड वीपीएन्स, और वीपीएन्स को हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स भी कहते हैं। सर्विस पैराडाइम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं और कनेक्शन लेस सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर एक टेबल है डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इथरनेट, ये कनेक्शन लेस होती है और ये यूज्ड होती है लैंस के अंदर। इसी तरह हमारी टोकन रिंग, सिंपल सा मेथड ये है कि इथरनेट, टोकन रिंग और FDDI ये तीनों हमारे पास लैन के अंदर यूज़ होती हैं और ये कनेक्शन लेस होती हैं। इसी तरह आपका जो फ्रेम डिले होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये वैन के अंदर यूज़ होता है। आप अगर इसको याद करना चाहें कि आपका जो फ्रेम डिले, SMDS और ATMs ये तीनों वैन्स के अंदर यूज़ होते हैं। आपका जो फ्रेम डिले होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि SMDS आपका कनेक्शन लेस होता है, और ATM आपका दोनों लैन के अंदर भी यूज़ होता है और हमारी वैन के अंदर भी यूज़ होता है, प्लस कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। और आपकी जो लोकल टॉक है वो आपकी कनेक्शन लेस होती है और लैन के अंदर यूज़ होती है। विच नेटवर्क टाइप, अब हम इसके MCQ कर लेते हैं। विच नेटवर्क टाइप कंबाइन फीचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक और प्राइवेट हमारी वैन हमारी जो VPNs होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होती है। टू गारंटी एब्सोल्यूट प्राइवेसी VPN सिस्टम, तो VPN सिस्टम के अंदर इंक्रिप्शन का मेथड होता है जो हमारी प्राइवेसी को गारंटी करता है। द सर्विस पैराडाइम सिमिलर टू टेलीफोन सिस्टम, हमारी कौन सी सर्विस पैराडाइम होती है जो सिमिलर होती है हमारी टेलीफोन सिस्टम के, डेट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। ये हमने ATM के अंदर भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। द सर्विस पैराडाइम सिमिलर टू पोस्टल सिस्टम, तो पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, कनेक्शन लेस, बस हम खत डाल देते हैं और वो पहुंच जाता है। ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था ना स्टूडेंट्स के, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। मे भी आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी हो जाए, 1 आवर से ऊपर चली जाए, तो जिसको ये हेल्पफुल लग रहा है मुझे उम्मीद है कि वो लास्ट तक ज़रूर देखेगा। बाकी आपके पास चॉइस होती है, आपकी डिवाइस होती है, आप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी दें, क्योंकि बहुत एफर्ट होती है पहले आपको ये सब पढ़ाना, फिर आपके लिए इस तरह की प्रिपरेशनल मटेरियल को बनाना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको हम बाजू से पकड़ कर खींचते हैं कि चले आए हम पास होते हैं, तो आपकी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन बनती है। और काइंडली वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि डाउनलोड करने से भी उतना ही डेटा आपका लग जाता है। विच कनेक्शन अलाउ डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, तो बोथ डायरेक्शन आपका फुल डुप्लेक्स के अंदर होता है। टू कम्युनिकेट यूजिंग अ सिंप्लेक्स डिजाइन, हाउ मेनी कनेक्शन मस्ट टू कंप्यूटर इस्टेब्लिश, अगर सिंप्लेक्स डिज़ाइन को यूज़ करना है तो 2 कंप्यूटर्स को कितने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 2 कनेक्शंस को कनेक्शन ओरिजिनली हार्ड वायर्ड एंड कन्फिगर एट सिस्टम इनिशियलाइजेशन, तो हार्ड वायर्ड हमारे जो कनेक्शंस होते हैं डाटा PVC यानी कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स, और ये सिस्टम यूनिट टाइम के ऊपर कन्फिगर्ड होते हैं। विच इंटरफेस डिलीवर डेटा इन एग्जैक्ट साइज चंक्स, द सेंडर ट्रांसमिट विदाउट रिकॉर्डिंग द बाउंड्री, तो विदाउट रिकॉर्डिंग द बाउंड्री हम चंक्स के अंदर सेंड करते हैं, डेट इज मैसेज। एपरनेट यूज विच पैराडाइम इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो इंटरनली हमारा जो एपरनेट होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेशन को यूज करता है और एक्सटर्नली कनेक्शन लेस को यूज करता है। विच डिलीवरी रिक्वायर फुल डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन एवरी सिंगल पैकेट, तो फुल डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पर चाहिए होता है, ये किस डिलीवरी के अंदर हमें चाहिए होता है, तो फुल एड्रेस आई थिंक सो हमें चाहिए होता है वर्चुअल सर्किट्स या कनेक्शन लेस में, ठीक है। कनेक्शन लेस डिलीवर रिक्वायर एड्रेस ऑफ ईच पैकेट एंड देयर इज नो कनेक्शन आइडेंटिफायर, क्योंकि कनेक्शन आइडेंटिफायर तो है ही नहीं, तो इसीलिए हमें फुल एड्रेस ही चाहिए होगा। और VPNs क्या होते हैं, VPNs वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ नेटवर्क्स। इट इज लिमिटेड टू द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड होते हैं, बट यूजेस द पब्लिक नेटवर्क फॉर कनेक्टिविटी विया ट्यूनल्स एंड
इंक्रिप्शन। तो ये पब्लिक कनेक्टिविटी को भी यूज़ करते हैं यूजिंग टनल्स एंड इंक्रिप्शन के। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम एंड मैसेज। तो स्ट्रीम और मैसेज में क्या डिफरेंस है कि हमारी स्ट्रीम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन हमारे मैसेज इंटरफेस की बाउंड्रीज होती हैं। वो एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट सेम साइज चंक्स के अंदर डिलीवर करता है डेटा को, और हमारा जो सेंडर होता है डेट इज ओरिजिनली ट्रांसमिटेड। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ओवरहेड बिटवीन। तो ओवरहेड बिटवीन यानी कि हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस के अंदर क्या डिफरेंस है। ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं आपको अपनी वीडियोस के अंदर यही बताती थी ना कि आपको जो पेपर आता है ना वो कॉलम्स के अंदर डिवाइड होता है, आपको करेक्शन करनी होती है। तो वो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि किस तरह से आएगा। अब आप जब इसको अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं ना कि आपको डिफरेंस पता होता है, आपको दोनों की टेक्नोलॉजीज का पता होता है, तो सिंपली आप वहां पर कोड कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि लंबी लंबी लाइनें याद करें, स्टेटमेंट्स याद करें, लेकिन ये चीजें इसलिए होती हैं ताकि आपका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे कोई भी इस चीज से नहीं है, आप इसकी उर्दू याद करके चले जाएं। इवन मैं आपको बताती भी होती हूँ कि आप गूगल पर जाएं, वहां पर जाकर ट्रांसलेट इनटू उर्दू करें और सबको उर्दू में पढ़ के चले जाएं। नो मैटर कि आपकी इंग्लिश कैसी है, बस आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आई थिंक अगर आप उर्दू के अंदर भी लिखकर आ जाएंगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर उर्दू लिखना कितना मुश्किल है, ये तो लिखने से ही पता चलेगा। चले खैर, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्विस गारंटी एंड हाउ कंटिन्यूअस वर्सेस ब्रस्ट ट्रैफिक इज हैंडल। तो कंटिन्यूअस और ब्रस्ट ट्रैफिक को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से करती हैं कि सम कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोवाइड सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी हमें प्रोवाइड करती है। नेटवर्क हैंडलिंग वॉइस वीडियो आर इंजीनियर्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा एट फिक्स्ड रेट। तो हम उसको इस तरह से इंजीनियर करते हैं ताकि वो फिक्स्ड रेट के ऊपर डेटा को ट्रांसफर कर सके। और कंप्यूटर नेटवर्क्स हैंडल ब्रस्टी ट्रैफिक, कंप्यूटर नेटवर्क ब्रस्टी ट्रैफिक को भी हैंडल करते हैं। इन कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क द कनेक्शन डजंट डिसअपियर आफ्टर ड्यूरिंग इडल ब्रस्ट। तो इडल ब्रस्ट के दरमियान हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क कभी भी स्केप नहीं होता, ठीक है, इडल नहीं होता। और कंपेयर करना है आपने कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस का डिटेल के अंदर, ठीक है। और टेलीफोन सिस्टम की तरह आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन लेस पोस्टल सर्विस की तरह होता है। कोई सेटअप नहीं चाहिए होता, एवरी पैकेट केयर करता है फुल डेस्टिनेशन एड्रेस को, और लेस ओवरहेड एज इजियर टू द इम्प्लीमेंट। लेक्चर नंबर 22 है नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो इसके पहले हम करके आते हैं बच्चों एमसीक्यू। ये देखें, परफॉर्मेंस रिलाई करती है डिले के ऊपर, और डिले के अंदर क्या आ जाता है, प्रोमोगेशन डिले, स्विचिंग डिले, एक्सेस डिले एंड वेविंग डिले। और थ्रूपुट आपकी बैंडविड्थ के ऊपर करती है डिपेंड, और इसकी जो डिले वेरिएशंस होती है ना, और असल में जिटर होता क्या है, जिटर इज अ डिले वेरिएशन। देखें, हो गया पूरा 22 का जो निचोड़ था, जो समरी थी। अब उस समरी के अंदर से हम एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। द प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो प्राइमरी टू हमारी क्या होती हैं, डिले एंड थ्रूपुट, और टाइम रिक्वायर फॉर अ बिट डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस अ फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है दैट इज प्रोमोगेशन डिले। द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट कंट्रोल ऑफ द मीडियम, कंट्रोल ऑफ द मीडियम जो लगता है दैट इज एक्सेस डिले। देखें, प्रोमोगेट करना, पहुंचना, एक्सेस उसका कंट्रोल हासिल करना, कुछ मुश्किल है इसमें, नथिंग। नेक्स्ट आपके पास है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हब ब्रिज आर पैकेट स्विच टू फॉरवर्ड डेटा। तो डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, देखिए फॉरवर्डिंग हो रही है ना, तो स्विचिंग हो रही है, तो इसके लिए हमारा स्विचिंग डिले यूज होगा। थ्रूपुट कैपेबिलिटी, वो थोड़ा सा रट्टा तो नहीं कहेंगे इसे, तुक्का तुक्का कह लें चले, लेकिन होता तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमारी सेंस अगर हमें हो फिर ही हम ये जो तुक्के होते हैं ना वो लगा सकते हैं। थ्रूपुट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर टेक्निकली, थ्रूपुट कैपेबिलिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। व्हाई इज इफेक्टिव थ्रूपुट यूजुअली लेस देन द रॉ हार्डवेयर बैंडविड्थ। क्यों होती है, क्योंकि ईच फ्रेम कंटेन हेडर्स, हर फ्रेम का एक हेडर होता है, which happen to delay a network traffic operate closely 100% of its throughput capacity। तो क्या होता है डिले के साथ, एज नेटवर्क ट्रैफिक क्लोज, हमारा जो नेटवर्क ऑपरेट होता है वो क्लोज हो जाता है 100% थ्रूपुट कैपेबिलिटी पर। वहां पर हमारी जो होता है ना नेटवर्क एक्सपीरियंस सीवर डिले, यानी कि ज्यादा डिलेज आ जाते हैं। इसीलिए द फार्मूला फॉर डिले एंड थ्रूपुट, तो क्या होता है कि डिले मल्टीप्लाई इफेक्टिव थ्रूपुट। हमारे पास फार्मूला होता है किसका, हमारी डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट का। और डिले प्रोडक्ट
delay throughput product measure the amount of data that can be present in a network. A network that take how much longer to deliver some packets than other. तो ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितना हमें ज़्यादा पैकेट्स चाहिए होंगे दूसरों के मुकाबले में, देन अदर इज सेड टू बी हाई। तो ये हमारी क्या होती है नेटवर्क जिसके अंदर हम हाउ मच, तो ये होता है आई थिंक जिटर। जी हाँ, जिटर होता है क्योंकि ये ना वेरिएशन ऑफ द पैकेट को डिले करता है, वेरिएशन ऑफ द डिले को हैंडल करता है। और शॉर्ट क्वेश्चन है थ्रोपुट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। याद करें कि थ्रोपुट मेजर करता है हमारे रेट को एट विच डेटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क, जबकि बैंडविड्थ एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो अंडरलाइंग हार्डवेयर की होती है। जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है बड़ा इजी है, याद हो गया है, लेकिन जहाँ पर बात आती है ना सब्जेक्टिव सॉल्व करने की, वहाँ पर हम फंस जाते हैं। वही चीज़ के आपने हैंडआउट पढ़ा होता है, याद तो किया नहीं होता। पढ़ी हुई चीज़ देखें, एमसीक्यू अगर आपके पेपर में आता है ना तो आप जब उसको देखते हैं तो आपको पढ़ा हुआ आपकी समझ में आ जाता है, आप करेक्ट मार्क कर लेते हैं। लेकिन जहां पर आपने जवाब देना हो, सवाल आ जाए और जवाब देना हो, वहां पर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा सब्जेक्टिव के अंदर मार खाते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव को तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे सब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि 2 लाइनें लिखने से 5 नंबर मिल जाते थे, और वहाँ 5 एमसीक्यूज में से 1 एमसीक्यूज भी गया तो 1 नंबर गया। तो एफर्ट किया करें बच्चों, हर चीज़ पे एफर्ट करनी चाहिए आपको। नो डाउट कि 33 नंबर के एमसीक्यू हैं और 27 नंबर के आपका जो सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर से वही चीज़ कि थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव का पोर्शन होता है और नंबर ज़्यादा होते हैं। अब ये भी हमने पढ़ लिया। अब है व्हाट आर द 4 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिले फाउंड इन अ नेटवर्क। 4 टाइप्स कौन सी होती हैं? प्रोमोगेशन डिले, स्विचिंग डिले, एक्सेस डिले एंड क्यूइंग डिले। और एक्सप्लेन करना है आपने डिले प्रोडक्ट, हमारा जो फार्मूला हमने पढ़ा ना, डिले टाइम यानी कि डिले मल्टीप्लाई इफेक्टिव थ्रूपुट, तो वो किस तरह से होता है कि इट मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रेजेंट आर इन ट्रांसमिट विद इन अ नेटवर्क एट अ टाइम। रिलेशनशिप बताना है नेटवर्क ट्रैफिक और थ्रूपुट कैपेसिटी और डिले का, वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो चीज़ है जो 3 कॉलम्स आ जाएंगे और आपने अरेंज करना होगा। और डेटा क्या होगा? एग्जैक्टली यही जो मैंने आपके सामने दिया है। वहाँ पर सिर्फ आपकी वो जो है ना स्कैनिंग वाली, वो जो आपकी मैं कहती हूँ ना आँख आपका कैमरा है, ठीक है, आपका सेपरेटर है, आपका एनालिसिस करने वाली मशीन है, तो वहाँ पर आपने इसको यूज़ करना होगा कि कहाँ पर ये किसके सामने कौन सा कंसेप्ट लिखा है और इसकी एग्जैक्टली जगह क्या है। थ्रूपुट एंड डिले आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है। इफ पैकेट स्विच हैज़ अ क्यूइंग ऑफ वेटिंग पैकेट्स, तो अगर पैकेट स्विच हमारा लाइन के अंदर लग जाता है पैकेट्स की वेट के लिए, तो अ न्यू पैकेट मस्ट वेट, फिर नया पैकेट को वेट करना पड़ेगा। वही बात है कि कतार में आप जो पहले लोग खड़े हैं उनको धक्का दे के आगे तो नहीं जा सकते ना, आप उनके फ्री होने का वेट करेंगे। एज नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज करती है एंड रीच क्लोज टू 100% ऑफ इस थ्रूपुट, और जैसे ही वो 100% थ्रूपुट के करीब पहुंचती है, हमारा नेटवर्क एक्सपीरियंस करता है सीवर क्यूइंग डिले, ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा डिले। जैसे आपका इंटरनेट होता है ना, ओ माय गॉड, यहाँ पर हम कर रहे थे आई थिंक लेक्चर नंबर 22, तो हाँ जी, इसका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर मुझसे ना जिटर को आपने डिस्क्राइब करना है। जिटर क्या होता है? वेरिएशन ऑफ अमाउंट, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ डिले नेटवर्क इंट्रोड्यूस, ठीक है। और अ नेटवर्क विद 0 जिटर टेक एक्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर एवरी पैकेट। जिसका जिटर 0 होता है ना, वो सेम अमाउंट लेता है, लेकिन जब जिटर हाई हो जाता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और ये डिसरप्ट करता है हमारे रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक ऑडियो एंड वीडियो। लेक्चर नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब जल्दी से मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट दें ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए। अभी तो लेक्चर नंबर 23 तक ही हुआ है और इतनी ज़्यादा एनर्जी लो हो रही है क्योंकि ये आपको बिल्कुल उतना ही कंसेप्ट दिया जा रहा है जैसे मैं लेक्चर के अंदर देती हूँ। मेरा दिल ही नहीं करता किसी भी अहम पॉइंट को छोड़ने को। हमारे पास सबसे पहले है रोटर्स, तो इसको मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा। रोटर्स क्या होते हैं? रोटर्स यूज़ होते हैं हेट्रोजेनियस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हेट्रोजेनियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होते हैं?
तो रोटर्स यूज़ होते हैं। TCP/IP प्रोवाइड यूनिवर्सल सर्विस। TCP/IP हमें यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करता है किसके थ्रू? 5 लेयर मॉडल के थ्रू। और 5 लेयर मॉडल के अंदर हमारी क्या चीज़ें आ जाती हैं? फिजिकल नेट इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या करती है, हाउ एप्लीकेशन यूज़ इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, रिलायबिलिटी, जो हमारे पास रिलायबिलिटी होती है ट्रांसफ़र की उसको इंश्योर करती है। इंटरनेट क्या करता है, फॉर्मेट करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को। ये TCP/IP की ना लेयर्स हैं। और यहाँ पर आप नंबरिंग भी देख रहे होंगे ना, उल्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आपकी आती है नंबर 5 के ऊपर, और 2 पर आती है आपकी नेटवर्क इंटरफेस जो ऑर्गेनाइज करती है डेटा के फ्रेम्स को, और फिजिकल आती है आपकी नेटवर्क हार्डवेयर के ऊपर। द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more network so data can pass between them is called internetworking. The concept that allow arbitrary pair of computer to communicate across network. तो ऐसा कौन सा हमारे पास कंसेप्ट होता है जो ये अलाउ करता है कि आर्बिट्रेटरी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकें? यूनिवर्सल सर्विस। वाई कैन नॉट ब्रिजिंग कैन बी यूज टू कनेक्ट हाईली हिट्रोजीनियस नेटवर्क? क्यों वो यूज़ नहीं हो सकते हमारे ब्रिजेस? फॉर अनकम्पैटिबल पैकेट फॉर्मेट्स। A special purpose system dedicated to interconnecting different physical networks. तो कौन से एक स्पेशल पर्पस सिस्टम डेडिकेट किया जाता है इंटरकनेक्टिंग के लिए डिफरेंट फिजिकल नेटवर्क्स को? तो डेट इज रोटर, ठीक है। Why does an organization seldom use a single rotor to connect via entire network? Why does organization seldom use? कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल रोटर को कनेक्ट क्यों करती है इंटायर नेटवर्क से? क्योंकि हमारा जो CPU का नेटवर्क, CPU का जो क्या कहते हैं उसे, रोटर होता है ना, वो अनसफिशेंट होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगल रोटर प्रोसेसर आर अनसफिशेंट टू हैंडल ऑल ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और वो बेचारा जो CPU का जो हमारे पास होता है ना रोटर, वो कम पड़ जाता है। और जब हम रोटर को यूज़ करते हैं ना, एक्स्ट्रा रोटर को, तो वो हमारी जो रिडंडेंसी होती है ना उसको इम्प्रूव करता है, उसकी रिलायबिलिटी को। अगर कोई स्टूडेंट चेक करना चाहे तो ये जो नीचे कंसेप्ट है ना, एग्जैक्टली वही वर्डिंग मैंने ऐड की है जो हैंड आउट के अंदर है। कुछ भी मैंने खुद से नहीं किया, यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने हैंड आउट से ली हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल आर ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी कंसेप्चुअल लेयर्स? तो 5 कंसेप्चुअल लेयर्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। विच TCP/IP लेयर स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ पैकेट सेंड अक्रॉस द इंटरनेट एंड फॉरवर्ड पैकेट? तो फॉरवर्ड पैकेट और फॉरवर्डिंग को आई थिंक इंटरनेट करता है। हाँ जी, तो इंटरनेट करता है फॉरवर्डिंग को। ये रहा आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये रहा स्टूडेंट्स टेबल जो मैंने ऊपर दिखाया था। MCQ नंबर 8 है, विच TCP/IP लेयर कॉरस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर? बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर को लेयर 1 करती है। विच लेयर स्पेसिफाई हाउ वन एप्लीकेशन यूज इंटरनेट? तो 5 लेयर एप्लीकेशन वाली होती है ना। होस्ट कंप्यूटर नीड ऑल लेयर्स बट रोटर डू नॉट नीड विच लेयर सिंस दे डू नॉट रन एप्लीकेशन? तो होस्ट को तो सारी लेयर्स चाहिए होती हैं, तो रोटर को कौन सी लेयर नहीं चाहिए होती कि वो रन कर सके एप्लीकेशन को? उसे एप्लीकेशन लेयर नहीं चाहिए होती, आई थिंक सो। जी, ये देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है कि रोटर डू नॉट नीड एप्लीकेशन बिकॉज दे ओनली फॉरवर्ड पैकेट्स एंड डू नॉट रन एप्लीकेशंस। क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्डिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने ना आउटपुट तो दिखानी नहीं होती। आउटपुट तो जाहिर सी बात है होस्ट नहीं दिखानी होती है। स्टेट टू मेन रीजंस वाई ऑर्गेनाइजेशन यूज मल्टीपल रोटर्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल रोटर? तो वजह बताएं जनाब कि क्या वजह है, वजह बताएं कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल रोटर्स को यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ सिंगल रोटर? क्योंकि एक जो सिंगल रोटर है वो अनसफिशिएंट है फॉर ऑल द नेटवर्क के लिए, और दूसरी चीज़ की रिडंडेंसी, इंटरनल रिलायबिलिटी को ये इम्प्रूव कर देगा अगर हम ज़्यादा रोटर्स को यूज़ करें। व्हाट इज़ द मेन मोटिवेशन बिहाइंड इंटरनेटवर्किंग? तो इंटरनेटवर्किंग के बिहाइंड क्या सीन था?
नो सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट फॉर ऑल द नीड्स। हर ज़रूरत के लिए एक सिंगल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी नहीं थी, तो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क चाहिए था। इसीलिए हमने इंटर नेटवर्किंग करवाई यूनिवर्सली। हमारे जो हार्डवेयर्स है ना वो आपस में कनेक्ट कर सकें विदाउट एनी हार्डवेयर डिफरेंस, ठीक है। और लिस्ट 5 कंसेप्चुअल लेयर्स, तो ये रही 5 कंसेप्चुअल लेयर्स, ऊपर पढ़ा दी थी मैंने। और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सर्विस एंड वाई ब्रिजिंग फेल। यूनिवर्सल सर्विस को एक्सप्लेन करो जो अलाउ करती है कि कोई भी आर्बिट्रेटरी पेयर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सके सीमलेसली, और ब्रिज फेल हुआ क्योंकि वो हिट्रोजीनियस कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकता था, प्रोवाइड नहीं कर सकता था हमारे पास जो एक पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है ना, बिकॉज डिफरेंट नेटवर्क हैव टोटल इनकम्पैटिबल, क्योंकि हमारे जो नेटवर्क्स थे वो अनकम्पैटिबल थे फिजिकल स्कीम्स के अकॉर्डिंगली एंड फ्रेम फॉर्मेट एंड मीडिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होस्ट कंप्यूटर एंड रोटर इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग। तो होस्ट कंप्यूटर रन करता है एप्लीकेशंस को और उसके पास 5 लेयर्स होनी चाहिए, जबकि रोटर्स डेडिकेट करता है हमारी फॉरवर्डिंग डिवाइसेस को। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एप्लीकेशन हो, क्योंकि उसने कौन सा रन करनी होती है एप्लीकेशन, उसका तो काम ही फॉरवर्डिंग वगैरह होता है। लेक्चर नंबर 24 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहला एमसीक्यू मैंने लेक्चर के अंदर भी आपको बताया है कि आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 32 बिट आईपी एड्रेस है प्रीफिक्स। 32 बिट हमारे पास जो नेटवर्क होता है वो होती है प्रीफिक्स, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, और सुफिक्स होता है हमारा होस्ट। याद रखिए प्रीफिक्स नेटवर्क है और सुफिक्स आपका होस्ट है। ओरिजिनल क्लासेस होती हैं 4, ए बी सी डी। ए बी सी यूनिकास्ट होती है, डी होती है मल्टीकास्ट, जबकि ई होती है रिजर्व। हो गए ना 4-5 एमसीक्यू यहाँ से कवर कि 32 बिट आईपी एड्रेस होता है जो होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को हम नेटवर्क कहते हैं। सुफिक्स होता है, सुफिक्स को हम कहते हैं होस्ट। और हर आईपी एड्रेस के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्स होता है और एक सुफिक्स होता है। ओरिजिनल क्लासेस काफ़ी सारी हैं, और हमारे पास ए बी सी यूनिकास्ट होती है, डी हमारे पास मल्टीकास्ट होती है, ई रिजर्व्ड होती है। तो ये रहा स्टूडेंट्स बड़ा मज़े का जो टेबल है कि क्लास ए के अंदर 8 बिट्स होती हैं और ये स्टार्ट होती है 0 के साथ, और इसकी जो सुफिक्स होती है हमारे पास होती है 24 बिट्स। इसी तरह अगर हम इसका बिट फॉर्मेट देखें तो 7 प्रीफिक्सेस होती हैं और आपकी 24 क्या होती हैं, इसके अंदर सुफिक्स होती हैं। इसी तरह सी है, डी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका इम्पॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू भी और शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी। आईपी एड्रेस की कितनी बाइट्स होती हैं? 32 बाइट्स होती हैं, बिट्स होती हैं, सॉरी 32 बिट्स। द पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द फिजिकल नेटवर्क। फिजिकल नेटवर्क को जो करता है वो प्रीफिक्स होता है, और पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कंप्यूटर यानी कि होस्ट, तो वो हमारा सुफिक्स होता है। कैन 2 नेटवर्क ऑन अ ग्लोबल इंटरनेट बी असाइन द सेम नेटवर्क? क्या ग्लोबली हम नेटवर्क की प्रीफिक्स को सेम रख सकते हैं? तो आई थिंक नो, लेकिन प्रीफिक्स सुफिक्स को रख सकते हैं, ठीक है। कैन 2 नेटवर्क ऑफ द सेम? नहीं। देखिए ये चीज़ आप क्लियर करें कि जो प्रीफिक्स है ना वो दुनिया में हर कंप्यूटर की अलग है। चाहे आप कोई और नेटवर्क यूज़ कर रहे हो फिर भी आप प्रीफिक्स को सेम नहीं कर सकते। जो सुफिक्स है वो सेम नेटवर्क के अंदर सेम सुफिक्स यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क के अंदर वही सुफिक्स अगेन यूज़ हो सकती है। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि कैन द सेम सुफिक्स वैल्यू बी यूज्ड ऑन इंटायर डिफरेंट नेटवर्क्स? हाँ जी, ये हो सकता है। हो गया क्लियर। तो द ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम डिवाइड होस्ट एड्रेसेस इनटू हाउ मेनी प्राइमरी क्लासेस? 3 प्राइमरी क्लासेस के अंदर डिवाइड करती है। विच आईपी एड्रेस क्लास इज स्पेसिफिकली रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट? तो मल्टीकास्ट के लिए डी होती है। आईपी एड्रेस रिजर्व्ड के लिए होती है हमारी क्लास ई। बाउंड्री बिटवीन नेटवर्क प्रीफिक्स एंड सुफिक्स इन ओरिजिनल स्कीम इज डिटरमाइंड बाय क्लास ऑफ द एड्रेस, ठीक है। क्लास ऑफ द एड्रेस इसको डिटरमाइन करती है। व्हाट आर द 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ 32 बिट आईपी एड्रेस? 32 बिट आईपी एड्रेस के डिस्टिंक्ट पार्ट क्या होते हैं? एक प्रीफिक्स, एक सुफिक्स। और व्हाट आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गारंटीड बाय आईपी एड्रेस हायरार्की? आई थिंक हम यहाँ से पढ़ रहे थे कि व्हाट आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गारंटीड बाय आईपी एड्रेस हायरार्की। तो कौन से 2 प्रिंसिपल्स होते हैं कि ईच कंप्यूटर इज असाइंड अ यूनिक एड्रेस एंड नेटवर्क
प्रीफिक्स ग्लोबली ओरिएंटेड होती हैं, बट जो हमारी सुफिक्स होती है ना वो लोकली एडमिन होती हैं। नेम 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो 5 क्लासेस आपने बतानी है आईपी एड्रेसेस की, डेट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ठीक है, और क्लास ई। इसके बाद है आपने एक्सप्लेन करनी है जो हायरार्की है प्रीफिक्स और सुफिक्स की। एवरी 32 बिट आईपी एड्रेस इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर ये स्प्लिट होता है। ये चीज़ें मैंने ऊपर भी आपको पढ़ा दी थी, और ये आपने बताना है कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन वर्सेस लोकल असाइनमेंट इन आईपी एड्रेसेस क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास है लेक्चर नंबर 25, डॉटेड डेसिमल नोटेशन हेल्प्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक है ना उसके अंदर हमने देखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग नोटेशंस हमारे पास कितनी होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कि हमारी जो स्टूडेंट्स ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अगेन मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास ए आपकी होती है 0 से 127 तक, ठीक है, और इसके अंदर आपके 128 नेटवर्क्स होते हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ आपकी जो रेंज होती है होस्टेस की, देन 16,777,216 होस्ट होते हैं। इसी तरह आपकी बी क्लास के अंदर कितनी रेंज होती है, कितने होस्ट होते हैं, डी के अंदर क्या होता है और सी के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs। डॉटेड डेसिमल नोटेशन प्रेजेंट करती है हर ऑक्टेट को हेक्साडेसिमल के अंदर। इन क्लास ए हाउ मैनी ऑक्टेट, सॉरी डेसिमल के अंदर, ठीक है। इन क्लास ए एड्रेस हाउ मैनी ऑक्टेट कॉरस्पॉन्ड टू द होस्ट सुफिक्स। तो होस्ट सुफिक्स को 3 ऑक्टेट करते हैं प्रेजेंट। इन क्लास बी एड्रेसिंग हाउ मैनी ऑक्टेट्स आर यूज्ड फॉर होस्ट। तो 2 यूज़ होते हैं। डेसिमल देखें, क्लास ए की कितनी रेंज होती है, तो आई थिंक 0 से 127 या 120, देखिए मुझे भी भूल गया है ये। तो हमारे पास 0 से 127 तक की रेंज होती है। चलें जी, यहाँ पर हम इसको मार्क करते हैं। इसी तरह रेंज ऑफ क्लास बी क्या होती है 128 से 119 तक। और हाउ मैनी बिट्स इन अ नेटवर्क प्रीफिक्स ऑफ द यूज़ सी 21 को यूज़ करता है। विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर यूनिट इन अ क्लास सी। तो क्लास सी के अंदर 256 होस्ट होते हैं। हु प्रोवाइड नेटवर्क प्रीफिक्स टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो ISP करता है ये काम। द फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ अ क्लास डी एड्रेस ऑलवेज। फर्स्ट 4 बिट्स हमारे पास क्लास डी की होती हैं। आई थिंक कहाँ से, यहाँ से ही हम देखते हैं इसको, अगर यहाँ पर मेंशन है तो आई थिंक सो क्लास सी 192 से 192 से है, तो इसकी हमारे पास आई थिंक सो, चलें यहाँ पर हम तुक्का ही लगाते हैं, मेरी माइंड में नहीं आ रहा। तो क्लास सी आई थिंक 1000 से करती है, नो 1110 से। तो इसका ये बिट पैटर्न होता है हमारी क्लास डी एड्रेसेस का। इफ़ IP एड्रेस स्टार्ट विद 192 व्हाट क्लास इट इज़। 192 से स्टार्ट हो तो क्लास सी है, ठीक है, क्लास सी है ये। डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या होती है, जो डॉट्स लगा देता है, हमारी जो लंबे लंबे एड्रेस होते हैं ना, एड्रेसेस होते हैं, उनको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। स्टेट द नेटवर्क प्रीफिक्स बट साइज़ ऑफ क्लास A B C, ठीक है। तो क्लास A के अंदर 7 बिट होती हैं और B के अंदर 14 बिट्स होती हैं, क्लास C के अंदर 21 बिट्स होती हैं। हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर असाइनिंग IP एड्रेस। तो अल्टीमेट अथॉरिटी ISPs के पास होती है, वही हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। डिस्क्राइब हाउ अ कंप्यूटर कंप्यूट द क्लास ऑफ IP एड्रेसेस एल्गोरिथमेटिकली, ठीक है। तो किस तरह से वो करता है कि IP सॉफ्टवेयर रीड करता है फर्स्ट फ्यू बिट्स को ऑफ अ बिट 32 बिट एड्रेस। इफ़ स्टार्ट विद 0, अगर ये स्टार्ट हो रहा है 0 से तो इसका मतलब है ये क्लास A है, और अगर ये 10 से है तो B है, और 110 से हो रहा है तो C। ये देखिए वही जो MCQ मुझे नहीं आ रहा था, और यहाँ पर आपका वो MCQ भी क्लियर हो गया है। वो तमाम चीज़ें काफ़ी देर की रीड की हुई हैं, आपको पढ़ाई हुई हैं, तो हम भूल गए, मैं भूल गई। इट मेक्स क्लासफुल, आप लोगों ने नहीं भूलना, आप लोगों ने तो पेपर देने जाना है। इट मेक्स क्लासफुल एड्रेसिंग सेल्फ आइडेंटिकल। तो ये जो हमारी जो क्लासफुल एड्रेसिंग होती है ना, वो सेल्फ आइडेंटिकल होती हैं।
डिस्कस द डिवीजन ऑफ एड्रेस स्पेस अमंग ए बी सी। तो क्लासेस ए बी सी हमारी जो एड्रेस स्पेस होती है वो अनइक्वल होती है और बड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमें सब नेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लेक्चर 26 के अंदर सब नेटिंग पढ़ते हैं। सॉरी स्टूडेंट, बहुत डिले आता है बार बार वीडियो के अंदर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा एसएमएस आते हैं आपके स्टूडेंट्स के जो पोर्टल की एक्सेस चाहते हैं। आई थिंक कल आपका एग्ज़ाम है। ये वीडियो मैं 27 जुलाई, हाँ जी, जुलाई को कर रही हूँ। आई थिंक आपका पेपर है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के टेक्स्ट आ रहे हैं। CIDR एंड सबनेट मास्क अलो आर्बिट्रेटरी प्रीफिक्स एंड सुफिक्स बाउंड्रीज। तो CIDR सबनेट क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम आर्बिट्रेटरी प्रीफिक्स बाउंड्रीज को यूज़ कर सकें। द फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू D एंड M एक्सट्रैक्ट द नेटवर्क प्रीफिक्स। D और M एक्सट्रैक्ट करता है प्रीफिक्स को। और इसी तरह आप इसकी सुफिक्स और प्रीफिक्स देख सकते हैं कि प्रीफिक्स ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट लेक्चर के अंदर, और इसको आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। द ओरिजिनल क्लासफुल स्कीम फेल्ड बिकॉज। द ओरिजिनल क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम फेल, क्यों फेल हुई थी? क्योंकि एड्रेसेस टू लॉन्ग नहीं थे, बल्कि एड्रेस स्पेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वास्ट थी। Which scheme allow the prefix and suffix boundary to occur on arbitrary bit boundary? CIDR यानी कि क्लासलेस एड्रेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसकी जो फुल फॉर्म है इसको भी आप याद कर लें। 32 बिट वैल्यू डेट स्पेसिफाई द बाउंड्री बिटवीन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स इज कॉल्ड। तो 32 बिट वैल्यू जो स्पेसिफाई करती है बाउंड्री को बिटवीन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, तो इसको हम कहते हैं एड्रेस मास्क एंड सबनेट मास्क। विच लॉजिकल ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट द नेटवर्क प्रीफिक्स व्हेन अप्लाई टू डेस्टिनेशन IP एंड मास्क। तो उसके लिए हम एंड को यूज़ करते हैं। इन CIDR नोटेशन व्हाट डज द 16 अच्छा जी, CRD के अंदर 16 किस चीज़ को कर रहा होता है? तो आई थिंक हमारा जो लास्ट के ऊपर 16 आता है डेट्स आर 16 रोटर्स ऑन द पाथ, नो 16 सबनेट मास्क को ही आइडेंटिफाई करता है। एन IP एड्रेस विद ज़ीरोज़ इन द प्रीफिक्स एंड सुफिक्स रिप्रेजेंट। IP जिसके अंदर ऑल ज़ीरोज़ होते हैं, जिसके एंड पर ऑल ज़ीरोज़ आ जाएं, तो वो होता है लूप, नो दिस कंप्यूटर, यानी कि बूट स्ट्रैप होती है वो। ये आई थिंक मैंने ऊपर टेबल दिया था आपको, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं और मैंने भी रिवाइज़ नहीं किया, तो इसीलिए हमारे MCQ गलत हो रहे हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे ना और फिर MCQ करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। एन IP एड्रेस विद द वैलिड नेटवर्क प्रीफिक्सेस एंड ऑल फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सुफिक्स इज कॉल्ड। IP एड्रेस जिसके अंदर वैलिड प्रीफिक्स होते हैं और ऑल वंस होते हैं। ऑल वंस किस में होते हैं? आई थिंक वो लिमिटेड, नो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट होती है, ये भी ऊपर गिवन है। तो IP एड्रेस 127.001 इज स्पेसिफिकली यूज़, किसके लिए यूज़ होता है? ये लूप टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द मेमोरी, व्हाट इज़ द बाइनरी प्रेजेंटेशन ऑफ मास्क 255.25.0। तो ये हमारी वहाँ यूज़ होती है जहाँ 24 वंस होते हैं जो फॉलो करते हैं हमारे, नो 16 वंस होते हैं जो फॉलो करते हैं 16 ज़ीरो को। तो यहाँ पर ये भी मेंशन है। CIDR allow an ISP to take a single class B addressing block। तो हमारी ये जो एड्रेसिंग ब्लॉक होता है किसको प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट्स पार्टीशन इनटू मल्टीपल स्मॉलर फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म बताओ क्लासफुल एड्रेसिंग और इसकी लिमिटेशन का। तो हमारे पास दो ही होती हैं, सबनेट एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। और नेटवर्क ID और IP एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क ID हमारी क्या होती है कि इट परफॉर्म अ बुलियन एंड ऑपरेशन बिटवीन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस एंड द एड्रेस मास्क। और CIDR स्टैंड फॉर क्या होता है और इसकी नोटेशन क्या है? तो ये स्टैंड फॉर होता है क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपेंड करता है स्लैश को और नंबर ऑफ मास्क ऑफ द बिट ऑफ द एड्रेस को। और वाई CRD एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ IPv4। तो IPv4 के लिए इसका सर्वाइवल क्यों होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अ कंपनी नीडिंग
300 एड्रेसेस हैड टू बाय क्लास बी वेस्टिंग। अच्छा जी, तो होता ये है कि उसको 65,000 अगर चाहिए हो तो बाकी जो होते हैं वो तो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी क्लास लेस एड्रेसिंग्स को। और 4 स्पेशल आईपी टाइप्स एंड प्रीफिक्स, तो 4 स्पेशल आईपी टाइप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही जो टेबल मैंने वहाँ पर आपको करवाया है ना। 27 पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि ARP। तो एड्रेस रेजोल्यूशन मैप आ 32 बिट प्रोटोकॉल एड्रेस, 32 बिट प्रोटोकॉल एड्रेस को ये मैप करता है टू 48 बिट हार्डवेयर, 48 बिट हार्डवेयर मैप हार्डवेयर यानी कि मैक के साथ। और एड्रेसेस हम यूज़ फाइंड करते हैं टेबल लुकअप से। इसकी हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, एक टेबल लुकअप होता है, दूसरी क्लोज फॉर्म होती है एंड तीसरी मैसेज एक्सचेंज होती है। मैपिंग बिटवीन आ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस इज़ कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास डज अ कंप्यूटर रिजॉल्व द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑन अ रिमोट नेटवर्क। क्या कंप्यूटर रिजॉल्व कर सकता है हार्डवेयर एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन को रिमोट कंप्यूटर के ऊपर? तो आई थिंक सो नहीं, हाँ जी, ये रिजॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। विच रिजॉल्व टेक्निक स्टोर बाइंडिंग इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। विच टेक्निक स्टोर बाइंडिंग, तो बाइंडिंग होती है हमारे बाइंडिंग होती है क्लोज फॉर्म, नो टेबल लुकअप के अंदर होती है। विच रेजोल्यूशन टेक्निक यूज बेसिक बुलियन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन आईपी एड्रेस। बेसिक बुलियन एंड अर्थमेटिक्स होती है हमारे, आई थिंक बुलियन हैशिंग, नो हैशिंग तो नहीं होता वो, क्लोज्ड, हाँ जी, क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन के अंदर होता है। विच रेजोल्यूशन टेक्निक सेंड अ नेटवर्क क्यूरी आस्क फॉर corresponding हार्डवेयर एड्रेस। corresponding हार्डवेयर एड्रेस के लिए मैसेज एक्सचेंज होता है। टू इम्प्रूव कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इन लार्ज टेबल लुकअप सिस्टम यूज डायरेक्ट इंडेक्सिंग एंड हैशिंग। डायरेक्ट addressing is only possible when protocol addresses are assigned from a compact sequential range। तो ये तभी हेल्पफुल होती है कि पॉसिबल हो when protocol address are assigned, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास in closed form computation the hardware address is often just। तो अगर हम क्लोज कंप्यूटेशन की बात करें तो जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है वो सिर्फ हमारे होस्ट का सुफिक्स होता है। आ सेंट्रलाइज्ड मैसेज एक्सचेंज सिस्टम ऑन, तो किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? A centralized message exchange system rely on one or more dedicated servers answering request। A distributed message exchange system rely on, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड डिपेंड करता है? जहाँ पर हर कंप्यूटर एग्री हो आंसर करने के लिए अपने ऑन एड्रेस के अकॉर्डिंगली। और एड्रेस रेजोल्यूशन नेसेसरी क्यों है? नेम ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ रेजोल्यूशन एंड व्हेन ट्रांसफरिंग अ पैकेट टू रिमोट नेटवर्क दोज हार्डवेयर एड्रेस डज द सेंड रिजॉल्व। तो किस तरह सेंडर रिजॉल्व करता है? इसी तरह सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज एक्सचेंज का कंपेयर करना है और हाउ क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन वर्क विद एन एग्जाम्पल। तो आपने बताना है एग्जाम्पल के साथ। लेक्चर नंबर 28 है हमारे पास, इसका टॉपिक है हमारे पास ARP मैसेज एंड कैशिंग। तो ARP स्टैंडर्डाइज एड्रेस रेजोल्यूशन यूजिंग 0x806 फ्रेम कैशिंग प्रिवेंट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम इनकैप्सुलेशन हाइड ARP इनसाइड द इथरनेट। तो ये हमारे पास बेसिक इसका कोर कंसेप्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्डवेयर टाइप क्या होती है, प्रोटोकॉल टाइप्स होती है और इसकी बिट्स 16 से 31 तक होती हैं। और हार्डवेयर लैन क्या होते हैं? हमारे पास PADDR लैन होते हैं और ऑपरेशंस हमारे पास 16 से 31 तक की जो बिट्स होती हैं उसके अंदर ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। और बाकी हमारी ये जो तमाम चीज़ें हैं आप इनको यहाँ से याद कर सकते हैं। व्हाट डज TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट यूज़ to guarantee company agree on format of the hardware address resolution message। तो कौन करता है ये? हमारा ARP करता है। An ARP request message primarily contain an IP and request corresponding to domain name, hardware address। Technically placing a ARP message inside a frame its transport is called
टेक्निकली प्लेसिंग एन आरपी मैसेज इनसाइड अ हार्डवेयर फ्रेम फॉर ट्रांसपोर्ट, अगर वो हार्डवेयर फ्रेम के अंदर इनकैप्सुलेशन आई थिंक सो जी। द इथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई अ फ्रेम कैरिंग एन ARP मैसेज मस्ट यूज़ व्हाट हेक्साडेसिमल, तो 0x806 टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड अवॉइड सेंडिंग अ रिक्वेस्ट फॉर एवरी बाइंडिंग। ARP सॉफ्टवेयर यूजेस, ARP सॉफ्टवेयर किस चीज़ को यूज़ करता है, कैशिंग को। विच ARP मैसेज टाइप contain both the original request IP address and the discovered hardware response. ARP is almost always used to bind 32-bit IP addresses to 30-bit IP addresses for 64-bit IPv, 48-bit एड्रेस, इथरनेट एड्रेस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, तो इनका कंसेप्ट से कुछ इतना खास लेना देना नहीं होता, कैलकुलेशन तो हमें याद करनी पड़ती हैं। एड्रेस रेजोल्यूशन स्पेसिफाई ऑपरेशन एज अ फंक्शन ऑफ कंसेप्चुअल प्रोटोकॉल लेयर, एज अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस लेयर, और आपके टारगेट एंड पैडर व्हेन अ कंप्यूटर रिसीव इट मैच इट मस्ट सेंड एन आरपी रिस्पॉन्स। If address resolution summary, the letter T stand for table lookup and C stand for closed form computation. Or what are two basic message types of defined by ARP standard? तो response and request होती हैं। Encapsulation क्या होती है इसकी, यहाँ पर definition है। ARP short term के लिए कैशे किस तरह से यूज़ करता है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास के डिटेल एग्जैक्ट 2 स्टेप आज रिसीवर मस्ट परफॉर्म व्हेन processing an incoming ARP message. The receiver extract the sender IP to MAC binding and check it if existed local ARP cache. If not, it update the cache. ये वही सिंपल सी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो हमने लेक्चर के अंदर भी कवर की हुई हैं। मेरी कोशिश थी कि हम लेक्चर 30 तक कर लेते, बट चले कर ही लेते हैं हम। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है IP डेटाग्राम्स एंड फॉरवर्डिंग। IP यूज़ कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, तो IP हमारे पास कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट डिलीवरी देता है, और पैकेट्स आर कॉल्ड डेटाग्राम्स, पैकेट्स कहलाते हैं डेटाग्राम्स भी, पैकेट्स को हम डेटाग्राम्स भी कहते हैं। एंड रोटर्स यूज रोटिंग टेबल, पैकेट्स आर कॉल्ड डेटाग्राम्स। रोटर यूज़ अ रूटिंग टेबल प्लस मास टू डिटरमाइन द नेक्स्ट हब। तो यहाँ से आपकी जो सिंपल सी चीज़ें हैं और कम्प्लेक्स किस्म का कंसेप्ट है ना, वो कवर हो जाता है कि IP हम अगर डेटाग्राम्स की बात करें ना, तो इसके अंदर हम IP यूज़ करता है कनेक्शन लेस और बेस्ट डिलीवरी को, और यही जो पैकेट्स होते हैं ना वो कहलाते हैं डेटाग्राम्स। और फिर रोटर हमारे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रूटिंग टेबल को और मास्क को यूज़ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट हब को फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह आप इसकी डेस्टिनेशन और नेक्स्ट हब को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टेबल को आप देख सकते हैं। द यूनिट ऑफ IP डेटा डिलीवरी इन आ इंटरनेट इज़ नोन एज डेटाग्राम्स। द IP डेटाग्राम header is usually fixed rate as 20 octets. The maximum size of data area of datagrams is 65535. Which of the following is not stored in an IP routing table? IP routing table के अंदर address mask the full payload of the recent packet stored नहीं होता. Does the next hop address appear inside the datagrams? तो yes, no, never. ठीक है। To identify destination network, a router apply a boolean operation between destination IP and which operation is used, and operation. IP prevent a delivery service that make no absolute guarantee against packet loss or corruption. It is called best delivery efforts. ठीक है, वो गारंटी नहीं देती कि मैं पहुंचाऊंगी। Which layer responsible for providing reliable delivery if IP fail to do so? तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है। आर रूटर यूजेस डेस्टिनेशन एड्रेस इन अ डेटाग्राम्स, look up the next address in a routing table. The concept that allow IP datagrams to travel across any type of physical network is that their format, तो उसका जो फॉर्मेट होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। What are two प्राइमरी स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ IP डेटाग्राम्स? तो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास? हेडर होता है एंड डेटा एरिया होता है, डेटा एरिया। एंड व्हाट 3 मेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन IP रूटिंग टेबल? तो हमारे पास सबनेट एड्रेसिंग मास्क होता है, नेक्स्ट हब होता है, एड्रेसेस होते हैं, बेस्ट
डिफाइन बेस्ट डिलीवरी, तो ये हमारे पास कनेक्शन लेस सर्विस पैराडाइम्स होती हैं। वेयर कनेक्शन अटेम्प्ट्स टू डिलीवर पैकेट बट मेक एब्सोल्यूट नो गारंटी अगेंस्ट ड्रॉपिंग। तो कनेक्शन लेस पैराडाइम्स के अंदर अच्छी होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये अच्छे से हमारी जो डिलीवरी है उसे हमारे रिसीवर तक पहुंचाएगी या नहीं। और रोटर किस तरह से एड्रेस मास्क को यूज़ करता है रूटिंग टेबल के अंदर, ये प्रोसेस हमारे लोगों के अंदर आ सकता है। एंड वर्चुअल पैकेट्स जिसको हम डाटाग्राम्स भी कहते हैं, वो हार्डवेयर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये फॉर द लोग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 30 एंड इट इज़ द लास्ट लेक्चर। लास्ट तो नहीं है, अगले 15 भी मैं करवाऊँगी, लेकिन अभी तक के लिए लास्ट है। रूटिंग फ्रेगमेंट डेटा डिलीवरी डेट एक्सीड आउटबाउंड MTU। अच्छा जी, तो MTU हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि यहाँ तक एक लिमिट होती है, इससे आगे तक ये पैकेट ट्रांसफ़र नहीं होगा इस साइज़ से ज़्यादा। जैसे हमारे पास 3 साइज़ होते हैं ना, स्मॉल, मीडियम, XL, तो XL से बड़ा साइज़ नहीं होता, XXL भी होता होगा। चले यही आप ले लें यहाँ पर एग्जांपल। तो ओनली द अल्टीमेट डेस्टिनेशन रीसेम्बल्स दैम, लूज ऑफ एंड फ्रेगमेंट ड्रॉप द इंटायर डेटाग्राम। अगर एक फ्रेगमेंट लूज होता है तो बाकी सारों को वो ड्रॉप कर देता है। द हार्डवेयर लिमिट स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्रेम ऑफ डेटा एरिया इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट विच what happened to an IP datagram as it cross a router from a Ethernet network to WAN. It is encapsulated into new hardware frame format. If router receive an IP डेटाग्राम लार्जर देन आउटबाउंड MTU, तो वो क्या करता है, उसको स्प्लिट करता है एंड उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देता है। द रिकन्स्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटाग्राम फ्रॉम इट्स फ्रेगमेंट इज कॉल्ड रीसम्बल। ठीक है, रीसम्बल करना उसको कहलाता है। व्हाट वेयर डज डेटाग्राम रिसम्बल टेक प्लेस, तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन के ऊपर रिसम्बलिंग होती है। विच हेडर फील्ड इज़ यूज टू एसोसिएट फ्रेगमेंट विद ओरिजिनल डेटाग्राम्स, तो TTL IDNT, ठीक है, आइडेंटिटी का जो फील्ड होती है वो एसोसिएट करती है। व्हाट हैपन इफ़ डेस्टिनेशन रिसेंबल टाइम एक्सपायर बिफोर ऑल फ्रेगमेंट्स, तो वो उसको लॉस्ट कर देता है और ड्रॉप कर देता है। कैन अ फ्रेगमेंट बी फ्रेगमेंटेड अगेन एंड इट काउंटेड इवन स्मॉलर MTU, तो जी हाँ, उसको जो हमने एक लिमिट बनाई थी ना, उससे नीचे भी हम उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं। TTL टाइम टू लाइव field in an IP address is decremented by each router. What happened to TTL equals, तो अगर वो होता है इक्वल तो हमारा IP डेटाग्राम उसको डिस्कार्ड कर देता है। h.len field is in a IP header present length measured of the 32 bits। शॉर्ट क्वेश्चन है, MTU स्टैंड फॉर क्या होता है और करता क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है डेटाग्राम रिसेंबलिंग की, और आपने बताना है कि फ्रेगमेंट डेटाग्राम इनकाउंटर एंड अदर नेटवर्क विद इवन स्मॉलर MTU व्हाट हैपन, तो क्या होता है अगर MTU से भी छोटी चीज़ आ जाए तो फिर वो MTU फिर से उसे तोड़ देता है, उसकी फिर से फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फिर लाइफ साइकिल बताना है डेटाग्राम्स का, किस तरह से वो मल्टी हब्स तक पहुंचता है। फिर आपने बताना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेगमेंटेड लॉस। तो होप सो आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप STG इनसाइट्स को पूछ सकते हैं। अगर कोई मेरा स्टूडेंट इसको बाय करना चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ कांटेक्ट नहीं कीजिएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं, नो डाउट के बड़े बच्चे ख़रीदते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि पार्ट 2 कब आएगा। भाई जब मैं फ्री होंगी, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह एंड दुआओं में याद रखें।